हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है जीकेएम क्लासेस में। जैसा कि मैंने बताया था कि 20 तारीख से आईआईटी जैम का क्लास शुरू हो जाएगा, तो आईआईटी जैम का क्लास शुरू हो गया है। आप जा करके आईआईटी जैम के इसमें देख सकते हैं कि लेक्चर उसमें ऐड होते जा रहा है ना। जैसे जैसे क्लासेस हो जा रही है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में उस ऐप में जो है उस बैच के अंदर वो पहुंच जा रही है। आप देख सकते हैं उसमें, लेकिन वो लॉक लगा हुआ रहेगा उसमें, है ना। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उसमें लेक्चर्स ऐड होते जा रही है। और अभी आपको जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वेडनेसडे तक गेट केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। गेट 2024 के लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगी वेडनेसडे को। आप तैयार रहिएगा वेडनेसडे को कि क्या क्या आपको उसमें बेनिफिट मिल रहा है, जो कि आपको अगले मंडे से शुरू होगी गेट की क्लासेस, ठीक है। जैसे इस मंडे से आईआईटी जैम, अगले मंडे से आपको गेट की क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो आज हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स देखेंगे। किसमें देखेंगे? तो हमने ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग देखेंगे आज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे किस तरह से होता है। स्क्वायर प्लेनर में देखेंगे कैसे होता है। हम लोग टेट्राहेड्रल में देखेंगे किस तरह से स्प्लिटिंग होता है। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड में एनर्जी ऑर्डर क्या है, मतलब कि कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा, लोअर एनर्जी में आएगा, कौन सा हायर एनर्जी में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन जैम और गेट और सीएसआई तीनों लाइक करते हैं ना। इस तरह का क्वेश्चन वो तीनों पूछते हैं, करेक्ट। अब आ जाते हैं एनर्जी के बाद सीएफएसी फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का सीएफएसी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और हम लोग ये कंपेयर करेंगे डेल्टा टेट्राहेड्रल और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये दोनों का सीएफएसी एनर्जी जो है कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है और क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर फाइनली बहुत सारा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पर सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, या फिर वेव नंबर में दिया हुआ रहता है और आपसे पूछता है कि बताइए उसका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू क्या होगा उस स्प्लिटिंग का, है ना। तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप लेक्चर नंबर 1 से कंटिन्यू कीजिए। तो ये लेक्चर आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, है ना, क्योंकि ये इंटरलिंक है एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर, करेक्ट। हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे, जब तक खत्म नहीं होगा ये लेक्चर चलते रहेगी, है ना। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक उठाएंगे, करेक्ट। और पार्टिकुलरली जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो, या अपना कुछ भी डाउट हो आपको कि आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसमें से भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप ऐप में जाइए, वहां पर क्वेश्चन दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को लूंगा और आपको आंसर करूंगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में, है ना। तो किस तरह से होता है, सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक मैजिक की तरह लेते हैं कि आप जब फील कीजिए, देखिए कोई भी केमिस्ट्री को सिर्फ आप जो है उसको बुक के अंदर पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप पढ़ने बैठे हैं ना, उसको ऐसा मत लीजिए, उसको जस्ट फील कीजिए, एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री को। जितना एंजॉय कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो हम पहले ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं कोई एक। सपोज ये मेरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक स्टोरी की तरह सुनते जाइए इसको, आपको बहुत मजा आएगा और साथ साथ में आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि किस तरह से ये बना। ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, आपको पता है ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। इसका एनर्जी ऑर्डर भी आपको पता है, T2G और EG, है ना। तो T2G नीचे में रहता है और EG ऊपर में रहता है। T2G में कौन कौन सा ऑर्बिटल आता है जो नॉन एक्सियल है, मतलब DXY, DYZ और DZX, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। और EG में कौन सा आता है आपका DX2Y2 और DZ2, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ एनर्जी ऑर्डर आप साफ साफ लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट मूव कर रहे हैं। अब हम लोग टेट्रा स्क्वायर प्लेनर की ओर जा रहे हैं ना। ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर की जर्नी अगर आप जान गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसका एनर्जी ऑर्डर, है ना। ये इतना ही सिंपल है। देखिए पहले क्या हो रहा है, आपको पता है यहाँ पर जितने भी बॉन्ड एंगल है सब 90 डिग्री है एक दूसरे से, है ना, सिर्फ ये दोनों एक्सियल को छोड़ करके। अदरवाइज अगर आप इस लिगैंड का इस लिगैंड से देखेंगे तो भी 90 डिग्री है, इस लिगैंड से इस लिगैंड का देखेंगे तो भी 90 डिग्री है, इस लिगैंड से इस लिगैंड का देखेंगे तो भी 90 डिग्री है, करेक्ट। तो बॉन्ड एंगल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रिपल्शन का। तो यानी कि ये रिपल्शन भी करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, ये भी रिपल्शन, ये भी रिपल्शन, सब रिपल्शन करेंगे। इसलिए एक स्पेशल अरेंजमेंट उसको मिलता है कि इस तरह से हमें यहाँ स्पेस में रहना है। तो ये समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, जेड एक्सिस। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, जेड एक्सिस। मतलब जहां जहां जेड एक्सिस है वो ज्यादा रिपल्शन फील करने के कारण इसका जो एनर्जी है वो इस तरह से जाता है, T2G और EG, ये एनर्जी है ना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो तीन ऑर्बिटल हमारा रहता है DXY,
हाँ डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहाँ पर जो दो रहता है ये हमारा डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकुलरली जो है जेड एक्सिस में ज़्यादा रिपल्शन के कारण ये आपका ऊपर में चला जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये और ये दूरी बनाता है। देखिए कैसे, इक्वेटोरियल वाला एक ही लेंथ पे है, लेकिन एक्सियल वाले जैसे ही हम उसको थोड़ा सा दूर भेज देते हैं ऐसे, और इधर से भी दूर भेज देते हैं ऐसे, है ना, ये और ये। सपोज कि ये बहुत दूर चला गया, है ना, क्योंकि यहाँ से रिपल्शन, इसको तो ज़्यादा रिपल्शन मिलेगा ना, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा, है ना। उसी तरह से इसको भी यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये ए ऊपर में है और दूसरा ए नीचे में है ना। तो इस कॉर्नर से भी उसको ऊपर की ओर धकेगा, इस कॉर्नर से भी धकेलेगा, चारों तरफ से उसको ऊपर पुश कर रहा है। यहाँ भी चारों कॉर्नर से इसको नीचे पुश कर रहा है। तो अगर वो नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए तो थोड़ा सा रिपल्शन कम होगा। वही चीज़ हुआ कि ये अब बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा हो गया। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना। टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, क्योंकि ये अब ऑक्टाहेड्रल जैसा नहीं है, डिस्टॉर्टेड, क्योंकि ये वाला और ये वाला लेंथ बढ़ गया। तो जो ऑक्टाहेड्रल बनेगा वो देखिए इस तरह से, है ना, इस तरह से लंबा हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो ऐसे लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टॉर्टेड मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेंदियर हो गया। लेकिन इस केस में देखेंगे तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहेगा, देखिए ऐसे, है ना। वैसे उसी तरह नीचे से भी ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बना हुआ रहेगा। करेक्ट, ये परफेक्ट इमेजिन कीजिए आप, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसको जस्ट इमेजिन कीजिए कि किस तरह से वो हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए, है ना, क्या हो गया, यहाँ लेंथ बढ़ गया। अब इसके कारण क्या होगा, ये जो ये तो अभी भी वही है, जेड एक्सिस ही है, ये भी हमारा जेड एक्सिस पे ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जेड एक्सिस का वैल्यू है वो रिपल्शन कम फील कर रहा है। जब ये दूर चला गया, ये भी दूर चला गया, तो जो जेड एक्सिस है उसको अब रिपल्शन कम मिलने लगा। और जब रिपल्शन कम मिलने लगा तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आपका जो T2G है और ये जो आपका EG है, यहाँ पर क्या होगा, ये फर्दर स्प्लिट कर जाएगा ऐसे। कैसे स्प्लिट करेगा, तो आपको देखना होगा जो पूरे जो आपका डी ऑर्बिटल में जो जिसमें जेड कंपोनेंट है, जिसमें जिस भी ऑर्बिटल में जेड कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, लोअर एनर्जी में चला जाएगा, क्योंकि रिपल्शन कम है। और आपको पता है कि एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये एनर्जी बढ़ रहा है ना। तो इस केस में यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा डी जेड टू, ये हो जाएगा डी एक्स टू वाई टू। क्योंकि अब सारा रिपल्शन जो होगा आपस में होगा, क्योंकि ये लोग 90 डिग्री अभी भी है और ज़्यादा दूर नहीं गया। ये 90 डिग्री है बट ये लेंदियर हो गया, है ना, दूर चला गया ये इन सबसे, तो रिपल्शन कम फील कर रहा है, ये जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जब टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का आपको एनर्जी ऑर्डर पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, डी एक्स जेड इक्वल टू डी वाई जेड, ठीक है, उससे ग्रेटर देन डी एक्स वाई, उससे ग्रेटर देन डी जेड टू, उससे ग्रेटर देन डी एक्स टू वाई टू। क्यों हुआ ये समझ में आया, जहां जहां जेड कंपोनेंट है उसको जस्ट नीचे कर दीजिए। ये वाला तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वाला, बस आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद जैसे ही टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड होगा, आप क्या करेंगे, यहां पर जो जो जेड कंपोनेंट लिखा हुआ है, देखिए इसमें और इसमें जेड कंपोनेंट है, वाई जेड और एक्स जेड में, तो इस दोनों को आप नीचे चला जाएगा। और जो आपका एक्स वाई है, जो एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि अभी जो आपका स्क्वायर प्लेनर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा रिपल्शन अभी कहां पर फील कर रहा है, वो एक्स वाई प्लेन पे ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है ना, जेड एक्सिस में ज्यादा रिपल्शन फील नहीं कर रहा है। तो एक्स वाई रीजन में अगर ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है तो ये एक्स वाई, जहां पर भी कंपोनेंट एक्स और वाई है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए जेड कंपोनेंट नीचे चला गया, एक्स वाई ऊपर चला गया। उसी तरह से इजी में भी Z2 और DX2Y2 है, ये भी फर्दर स्प्लिट करेगा, क्योंकि जो जेड कंपोनेंट है वो नीचे आ जाएगा, जो एक्स और वाई कंपोनेंट है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसको जस्ट आप ऑक्टाहेड्रल से शुरू करते हुए स्क्वायर प्लेनर की तरफ जाएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि उसके पीछे का जो रीजन है वो पता चल जा रहा है ना। जब आपको उसके पीछे का रीजन पता चलता है तो आपको कभी भी कोई चीज याद नहीं करना पड़ता है ना। अभी आपको और मजा आएगा जैसे ही मैं स्क्वायर प्लेनर बनाऊंगा, ठीक है।
तो अगर आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जो है स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी ऑर्डर लिखिए, है ना। ऑर्बिटल्स का जिस तरह से ये टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड है उसी तरह से स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी ऑर्डर लिखिए। तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ और मैच कर लीजिएगा कि क्या वो सही हुआ। जो लॉजिक मैंने यहाँ से यहाँ तक प्ले किया, इसके आगे भी आप अपने से वो लॉजिक को प्ले कीजिए। इस पर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको, आप मेरे जीकेएम क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां जाकर के आप क्वेश्चन पूछिए। अगर सिलाइन की जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, अदरवाइज मैं देन एंड देयर कॉपी में बना करके फोटो खींच के आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब ये हम लोग आगे बढ़ गए हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते हुए इस दोनों जो जेड एक्सिस में है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जब बाहर निकाल दिए तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर होता ही है कि एक प्लेन में हो, ठीक है, एक ही प्लेन में हो। ये आपका स्क्वायर प्लेनर हुआ, है ना। ये 3 4 है, ना ही ऊपर में कुछ है ना ही नीचे में कुछ है। तो जब जेड कंपोनेंट ही गायब है, यहां पर कौन सा है, जेड कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, जेड कंपोनेंट मिसिंग। जब जेड कंपोनेंट मिसिंग हो गया तो जेड कंपोनेंट का एनर्जी एकदम डाउन होगा, जरा सा भी रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि जेड कंपोनेंट में मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, रिपल्शन बढ़ जाएगा एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि ये जो है हमारा ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन का बढ़ जाएगा। तो अब ये किस तरह से दिखेगा हमको, हम इसको फिर से ऑक्टाहेड्रल से ही शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर हमारा डिस्टॉर्ट किया था किस पे, ऐसे डिस्टॉर्ट किया था, है ना। ये टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड किया था जिसमें जेड कंपोनेंट नीचे आ गया था, एक्स वाई यहां आ गया था, जेड स्क्वायर यहां आ गया था और x2 y2 वहां आ गया था। अब यहां जब जेड कंपोनेंट गायब ही हो गया तो एक्स वाई का रिपल्शन अब जेड से बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, ये तो फर्दर डाउन में जाएगा क्योंकि घट गया और ज्यादा। तो यहां पर कौन सा हो गया, डी एक्स जेड डी वाई जेड, ये दोनों और नीचे आ गया। और जो ये आपका एक्स वाई है ये अब ऊपर भाग जाएगा, है ना। यहां पर आ गया आपका डी एक्स वाई, एनर्जी और बढ़ गया इसका। अब जो जेड कंपोनेंट है आपका वो घट जाएगा डी एक्स वाई से भी नीचे, तो डी जेड टू यहां आ गया। और यहां पर x2 y2 भी का एनर्जी बढ़ जाएगा, तो डी x2 और y2 ये बन गया। यहां से लेकर के यहां तक का जो एनर्जी है यही है आपका डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, है ना। डेल्टा स्क्वायर प्लेनर जैसे ऑक्टाहेड्रल का निकालते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल का निकालते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर का हो गया। और टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड का जो है वो यहां से लेकर के यहां तक एनर्जी है। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि इसको आप अरेंज कीजिए। अच्छा, टेट्राहेड्रल देख लेते हैं फिर आपको अरेंज करके बताएंगे कि डेल्टा टेट्राहेड्रल, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर है और डेल्टा टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आपके पास है। इसको एनर्जी ऑर्डर में आप जो है बैठाइए। ठीक है, तो किस तरह से बैठाना है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखिए, ये समझ में आया आपको, इसमें कोई डाउट है नहीं होना चाहिए। ये T2G है, ये EG है। ठीक है, अब T2G और EG फर्स्ट स्टेप में आने के बाद फर्दर स्प्लिट किया आपका, यहाँ पर DXY और DYZ होगा, यहाँ पर DXY होगा, यहाँ DZ2 होगा, यहाँ पर DX2Y2 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब Z कंपोनेंट को हम गायब ही कर दिए, Z कंपोनेंट में कुछ रखना ही नहीं है हमको, स्क्वायर प्लेनर का ही मेरे पास ऑप्शन है। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, जो XY कंपोनेंट है वहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब बहुत ज्यादा रिपल्शन बढ़ गया तो हमारा जो DXY है वो फर्दर अपलिफ्ट हो जाएगा और जो Z कंपोनेंट का DZ2 है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये DXY और XZ और ज्यादा नीचे जाएगा, ये नीचे आ गया, Z2 ये ऊपर चला गया और DX2Y2 और ज्यादा ऊपर चला गया। और ये जो है आपका डेल्टा स्क्वायर प्लेनर हो गया और इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। इसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स, है ना। 1.3 से गुना कर दीजिए डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू को, उतना होगा, है ना, इसका स्क्वायर प्लेनर का जो है एनर्जी। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हमने लिखा है। और इसके बाद अगर इसको आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इजीली, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। इसमें आपको कोई भी एनर्जी ऑर्डर के बारे में आपको याद नहीं करना है। अब देखिए, इसी तरह से अगर हम ऊपर में इस लाइन को मिटा करके और अगर हमसे कहें कि एनर्जी ऑर्डर को आप बनाते रहिए, तो किस तरह से बनाइएगा इसका एनर्जी ऑर्डर, देखिए। अगर ऑक्टाहेड्रल का तो आपको पता है, हम डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड का बनाते हैं, तो ऐसे कीजिएगा, है ना। इसके लिए हम बना रहे हैं, सबसे पहले इसके लिए बनाते हैं DXY, XY नहीं होगा, पहले DXZ इक्वल टू DYZ।
यहाँ पर अगर पूछेगा कि डीजेनरेट कौन कौन सा ऑर्बिटल है, तो ये dxz और dyz डीजेनरेट है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, फर्दर स्प्लिट नहीं किया है, इसलिए ये दोनों डीजेनरेट फॉर्म में है और बाकी सब नॉन डीजेनरेट फॉर्म में है ना। तो इसे भी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ये दोनों इक्वल है, इससे ज्यादा कौन सा हो गया, dxy हो गया, इससे ज्यादा कौन सा हो गया, dz2 हो गया। इससे यहाँ नीचे देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद यहाँ इमेजिनेशन आ जाएगा कहाँ स्प्लिट किया। इससे ज्यादा हो गया dx2 y2, ठीक है, ये डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनली का हो गया। अगर स्क्वायर प्लेनर का हम लोग देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर का क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, dxz इक्वल टू dyz। अब सिंपली आप देखेंगे कि जहां z कंपोनेंट मिसिंग है तो सबसे पहले z का ही कम होगा उसके बाद, तो dz स्क्वायर। अब स्क्वायर प्लेनर में आपका क्या देख रहे हैं कि xy प्लेन पे ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो इसके बाद आएगा dxy और इससे ज्यादा आ जाएगा dx2 y2। ये एनर्जी ऑर्डर हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर का, ये एनर्जी ऑर्डर हो गया आपका डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनल का, ठीक है। तो क्या ये आपको याद करना पड़ेगा? अगर अभी भी आप कह रहे हैं याद करना पड़ेगा तो आपको सेलाइन की जरूरत है ना, आप हमसे मिलिए, हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये करना होगा और भी फर्दर एग्जांपल्स लेके, ठीक है। तो जितना हो सके याद करने का तरीका छोड़िए, शॉर्टकट का तरीका छोड़िए, खुद से पढ़िए और अगर रिवीजन के वक्त आपको जरूरत पड़ता है तो खुद का अपना शॉर्टकट बनाइए, है ना। किसी का बनाया हुआ शॉर्टकट रास्ता आपके लिए क्या हो सकता है, वो ट्रैप हो सकता है ना, वहां पर आप गिर जाएंगे, वो शॉर्टकट को यूज नहीं करना है, ठीक है। सो ट्रिक यही है, कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। मेरा ट्रिक यही है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए और खुद का शॉर्टकट डेवलप कीजिए, अपने आप डेवलप हो जाएगा। जब आपको लॉन्ग रूट पता है और उस रूट से आप 5 बार 6 बार जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप दाएं बाएं देखते हुए एक शॉर्टकट जरूर निकालेंगे ना, और वो आपके लिए हमेशा शॉर्टकट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए है कि मेरा कहना है कि आप एक एक लेक्चर को देखिए 3 से 4 बार, फिर टेक्स्ट बुक में पढ़िए, जो भी है नोट्स बना लीजिएगा, जो भी लेक्चर चल रहा है उसका नोट्स बना लीजिएगा और उसको बार बार देखिए। बिलीव कीजिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद का शॉर्टकट बना लीजिएगा, खुद से आप सारा आंसर दे पाइएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल में देखते हैं कि कैसे स्प्लिट होता है। वहाँ तो जरा सा उल्टा हो जाता है क्योंकि ये सब जिराडे में आ गया है ना, वो अनजिराडे में आता है, तो अनजिराडे में जस्ट उल्टा हो जाता है जो ऑक्टाहेड्रल का। जैसे T2G यहाँ नीचे है, वहाँ T2 होगा, G हट जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा और E नीचे आ जाएगा, है ना। तो जब हम लोग टेट्राहेड्रल को भी हम लोग इस तरह से देखेंगे कि आपको आगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक बॉक्स, एक क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं और क्यूब को जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि ये एक क्यूब है आपके सामने, है ना, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्यूब है आपका। अब आप इस क्यूब में देखिए यहाँ पर पॉइंट है, मतलब बॉडी सेंटर्ड होता है ना, बॉडी सेंटर्ड में यहाँ पर बीच बॉडी में एक आपका ये बना हुआ है। इसको मैं अलग कलर ले लेता हूँ, अगर आप कलर देख पाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जल्दी कलर दिखता नहीं है। ये आपका हो गया, मान लेते हैं सेंटर में है, ठीक है, एक एटम है जो कि आपका सेंट्रल मेटल है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, अल्टरनेट वाला कॉर्नर लेना है। यहां से एक खींच लीजिए आप और यहां से एक खींच लीजिए। इमेजिन कर पा रहे हैं ना, यहां पर ये दो कॉर्नर से आया, फ्रंट का कॉर्नर और बैक का कॉर्नर से लिया, ये दोनों को छोड़ दिया। और जब ये दोनों को छोड़ लिया तो नीचे में आकर के क्या करना है, आपको यही दोनों कॉर्नर से लेना है, यहां से और यहां से लेना है, ये दोनों कॉर्नर से आपको लेना है। तो ले लिया आप, तो अब ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल। ये जो एंगल सब बनेगा ये 109.5 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। तो ये बन गया, ये दोनों कॉर्नर ऊपर का लिए और नीचे में उसके जस्ट अल्टरनेट कॉर्नर को लिए। तो ये जब कॉर्नर आपने लिया तो ये टेट्राहेड्रल बन गया आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब देखिए इसमें प्लेन हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन, है ना, ये हो गया आपका जेड कॉम्पोनेंट और इस साइड में आ जाता है आपका वाई, जो कि ऐसे आगे अगर बढ़ाएंगे तो यहां पर वाई हो गया। तो एक्स वाई जेड आपको मिल गया। यहां पे एक भी लिगैंड देखिए एक्सिस की तरफ नहीं है। ये आपको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बोर्ड के ऊपर आया हुआ है ना, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते हैं ना। तो आप देखेंगे एक भी लिगैंड जो है किसी भी एक्सिस में पॉइंटेड नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्टाहेड्रल में आपने देखा था, मैं ऑक्टाहेड्रल बना देता हूं आपके लिए क्लियर करने के लिए, मैं बार बार बनाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि आप समझ गए एग्जाम आपको लिखना है, हमको नहीं लिखना है ना।
तो जब इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये z एक्सिस पे है, ये x और y एक्सिस पे है ना, एक 90 डिग्री पे है ना, तो एक x और एक y पे होगा, तो x y पे है। तो जब एक z एक्सिस पे है, जब ये एक्सिस पे आ रहा है तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा कहाँ पर होगा, एक्सिस पे, मतलब जो z कंपोनेंट है आपका वो आपका अपलिफ्ट करेगा, है ना, और x2 y2 आपका अपलिफ्ट करेगा, ठीक है। लेकिन मतलब जो एक्सियल सिंपली है, डी ऑर्बिटल में दो पार्ट है, एक एक्सियल एक नॉन एक्सियल। तो एक्सियल में dx2 y2 और dz2 आता है। यहाँ पर लिगैंड भी मतलब जो आपका ऑर्बिटल है वो एक्सियल पे ही है और लिगैंड हमेशा एक्सियल के थ्रू आता है। तो जब आपका ऑर्बिटल भी एक्सियल पे है और लिगैंड भी अप्रोच कर रहा है एक्सियल के थ्रू, तो क्या होगा, आपका रिपल्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग एक्सियल वाले को ऊपर रखे थे। जो स्प्लिट कर रहा था यहाँ पे, वो क्या कर रहा था, जो एक्सियल वाले हैं, इजी, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं मैं, आपको तो अभी पता ही है एक्सियल ऑर्बिटल कौन सा है और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन सा है। अगर नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को डिस्क्रिप्शन में जाकर के, उस लिंक में जाकर के आप जाकर के वापस से देखिए। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भरा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्लासेस लेते जा रहा हूं, तो एक्सियल कौन सा है और नॉन एक्सियल कौन सा है। यहाँ एक्सियल का एनर्जी बढ़ने का कारण यही है कि हमारा जो ऑर्बिटल है वो एक्सियल पे है और जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो भी एक्सियल पे है ना। लेकिन इस केस में क्या है, क्या आपका जो लिगेंड है वो एक्सियल पे अप्रोच कर रहा है और जिस ऑर्बिटल पे अप्रोच कर रहा है क्या वो एक्सियल पे है, नहीं। तो यहां पर जब ये 4 आ रहा है, ये कहां आ रहा है, या तो XZ प्लेन के बीच में आ रहा है या तो XY प्लेन के बीच में आ रहा है। तो इसी तरह से जो है ये एडजस्टेड है, ठीक है। मतलब ये इन बिटवीन, हम ऐसे सिंपली एक लाइन लिख सकते हैं, ये इन बिटवीन एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है। जब इन बिटवीन एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है तो ये किसके नियरर होगा, ज्यादा एक्सियल के नियरर होगा या इन बिटवीन एक्सियल के, नॉन एक्सियल के नियरर होगा, ये नॉन एक्सियल के नियरर होगा, है ना। तो जब नॉन एक्सियल के नियरर होगा तो ये स्प्लिटिंग कैसा होगा, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा E और यहाँ हो जाएगा T2। मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा वो dx2 y2 आ जाएगा और dz2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस पे अप्रोच ही, जो ऑर्बिटल है आपका उस पे अप्रोच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ चला गया और इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो अपर एज में आ जाएगा dxy dyz और dxz, है ना। तो ये इन बिटवीन स्पेस में अप्रोच कर रहा है टेट्राहेड्रल में, क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है, जो मतलब लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा वो इस जगह में ऐसे मौजूद है ना, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल बना रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये तीनों का एनर्जी आप बढ़ गया और इसका एनर्जी नीचे चला गया, ठीक है। तो ये रीजन है टेट्राहेड्रल का। अब जैसे है कि इसका CFAC निकालना होगा, है ना, और एनर्जी ऑर्डर, पहले तो एनर्जी ऑर्डर देख लेते हैं इसका एनर्जी ऑर्डर देख लीजिए, ऐसे होगा dx2 आप खुद ही बना लीजिएगा, इसमें हमको पता है, इक्वल टू dz2 से ग्रेटर देन होगा dxy इक्वल टू dyz इक्वल टू dxz, है ना, जस्ट टेट्राहेड्रल का उल्टा, ठीक है। ये एनर्जी ऑर्डर होगा। ये एनर्जी ऑर्डर पूछता है ना, या तो इस तरह से पूछता है ये एनर्जी ऑर्डर, या तो और एक तरीका है कि लोएस्ट एनर्जी कौन सा है ना, तो ये देना होगा। या फिर पूछता है कि हाईएस्ट एनर्जी जो है वो कौन सा है, ये इस तरह पूछेगा। टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड का भी वैसे ही पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग और क्या ले सकते हैं, हम लोग CFAC कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो CFAC कैलकुलेट करने के लिए हम ये जगह लेते हैं, नीचे वो स्प्लिटिंग किया हुआ रहने दीजिए ताकि आसानी होगा हम लोगों को CFAC वैल्यू लिखने के लिए। तो CFSE अगर हम लोग निकालते हैं टेट्राहेड्रल का, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ये चला गया नीचे, जो कि -6 है ना। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो हमारा डेल्टा टेट्राहेड्रल है, और ये जो वैल्यू हो गया ये बेरी सेंटर है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये हो गया -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल। ये वैल्यू जो हो गया ये क्या हो गया आपका, ये हो गया +0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -0.6 इंटू E प्लस 0.4 इंटू T2। यहाँ पर G इसलिए हट गया क्योंकि ये जिराडे नहीं है। हमने स्टार्टिंग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लेक्चर को शुरू से देखते रहिए, वहाँ दिया हुआ है कि कौन सा जिराडे, S और P D F दिया हुआ है ना, कौन जिराडे कौन अनजिराडे, कौन जिराडे कौन अनजिराडे, है ना, उस तरह से। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर देखिए, और ये हो जाएगा डेल्टा टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग
क्या कहते हैं, इस केस में जो है आप देखिए इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लिखेंगे ना। एक और तरीका होता है, ये लोग पूछते रहते हैं कि डेल्टा टेट्राहेड्रल और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू को कैसे करेंगे। तो यहाँ जैसे डेल्टा टेट्राहेड्रल लिखा हुआ है तो ये कैसे होता है, डेल्टा टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे। या तो डेल्टा टेट्राहेड्रल निकालने के बाद इस फॉर्मूला से डेल्टा ऑक्टाहेड्रल निकाल लीजिए, या सिंपली टेट्राहेड्रल का वैल्यू को आप लेंगे, CFSE कैलकुलेट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, -0.27 इंटू ई प्लस, और प्लस हो जाएगा यहाँ 0.18 इंटू T2, ठीक है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी आपको ऑक्टाहेड्रल में वैल्यू निकल जाएगा। या तो इस फॉर्म से निकाल लीजिए आप सिंपली बैठा करके, या फिर आप डेल्टा टेट्राहेड्रल निकालिए इस फॉर्म से और 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। मतलब कैसे होगा, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू हो जाएगा 9/4 डेल्टा टेट्राहेड्रल। जो भी वैल्यू यहाँ आएगा उसको 9/4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ही कह रहा है कि डेल्टा टेट्राहेड्रल का वैल्यू कम है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको अगर अरेंज करेंगे तो किस तरह से अरेंज करेंगे, अगर हम अभी हम एग्जांपल के बाद इस CFSE को सॉल्व करेंगे, लेकिन एनर्जी ऑर्डर सबका देख लेते हैं जो जो मैंने बताया था। तो सबसे कम रहेगा डेल्टा, हाँ डेल्टा टेट्राहेड्रल, ठीक ही लिख रहे थे। इससे ज्यादा रहेगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, इससे ज्यादा रहेगा डेल्टा कौन सा था ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा, टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, इस तरह से लिख रहा हूं। फिर इससे ज्यादा रहेगा डेल्टा स्क्वायर प्लेनर का, ठीक है। तो ये एनर्जी ऑर्डर को ये फॉलो करता है, ये सब आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सा किस तरह से फॉलो करता है। और भी सब है, जैसे जैसे एनर्जी ऑर्डर स्प्लिटिंग देख लेंगे उसमें, वो भी इंक्लूड कर देंगे इसमें एनर्जी वाइज। तो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एक, और फिर आपको जो है क्या कहते हैं, 2 एग्जाम्पल दे देंगे जो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम देते हैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ये VCl4 2- है ना, इसका निकालते हैं हम लोग। तो वेनेडियम Cl4 2- है, ये टेट्राहेड्रल है कि नहीं है वो भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इजीली आप देख सकते हैं कि वहाँ कहाँ फील्ड हो रहा है। क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग अप नहीं करेगा, तो जो sp3 है वही इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि इसका बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ये से, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग आ जाते हैं वेनेडियम के। तो यहाँ पर जो है आपका हम जिस तरह से निकालते हैं वापस उसी तरह से निकालेंगे, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम। तो मेटल +2 स्टेट में क्या है, D1 D2 D3, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, X -4 = -2, ठीक है। इसका मतलब जो X है वो हमारा क्या बन जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -4 है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -2 +4। तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये +2, है ना। तो वेनेडियम +2 में क्या है आपका D3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल का ये बना लीजिए आप, क्या होता है यहाँ पर हमारा E होता है, यहाँ पे T2 होता है। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर dx2y2 और dz2 है, तो 3 1 2, ये क्लोराइड है, ये क्या करेगा आपका पेयरिंग अप नहीं कराएगा, तो यानी कि थर्ड जो है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये D3 सिस्टम हो गया ना, D3 सिस्टम मेटल +2 स्टेट में। अब क्या करना है आपको, CFSE कैलकुलेट करना है। दोनों फॉर्म में निकालेंगे, इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो CFSE इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल कैसे निकालेंगे, -0.6 इंटू कितना है 2 प्लस और प्लस 0.4 इंटू 1, ये डेल्टा टेट्राहेड्रल के फॉर्म में आया। क्या आएगा देखते हैं, ये हो जाएगा -1.2 और प्लस 0.4 डेल्टा टेट्राहेड्रल, वैल्यू कितना आ गया, ये हो जाएगा -0.8 डेल्टा टेट्राहेड्रल। या तो इसको 4/9 और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से कन्वर्ट कीजिए, या फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, इस कॉम्प्लेक्स का पूछ सकता है कि ऑक्टाहेड्रली क्या होगा, है ना। तो उसमें आप लीजिए क्या था मेरा, -0.27। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा, ये ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा। यहाँ 2 है तो 2 ले लीजिए, प्लस कितना था 0.18 इंटू क्या है 1 है ना। और ये किस फॉर्म में है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में है। तो इसको निकालिए, ये कितना हो जाएगा
54 है ना, 27 दूना 54, तो -0.54 है ना, ये पॉइंट है, प्लस ये 0.18 ही रहेगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये कितना आ जाएगा देखिए 54 18 है ना, अगर जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 6, यहां पर 3, तो 0.36 -0.36 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, या तो आप इस तरह से निकाल लीजिए या फिर इस तरह से निकाल लीजिए, जो भी निकालना है आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 2 एग्जांपल हम आपको दे लेते हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये एग्जांपल नंबर ए था, तो एग्जांपल नंबर बी आपके पास है क्रोमियम Cl4 2-, और एग्जांपल नंबर सी जो है वो आपका मैंगनीज Br4 2-। ये दोनों आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और हमको बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, तब तक जो है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि रीजन क्या है डेल्टा टेट्राहेड्रल का वैल्यू कम होने का डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। ठीक है, करेक्ट, तो उसको आप बना रहे होंगे, हमें वैल्यू दीजिए। देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा है, अदरवाइज फिर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसका वैल्यू बताइए, हम तुरंत बताएंगे आपको कि वो सही है या गलत है या जो भी। ट्राई तो कीजिए, है ना, गलत हुआ तो हुआ, क्योंकि यहाँ सब सीखने के लिए आता है। ऐसा नहीं कि आप कमेंट कर देंगे गलत तो बाकी लोग सोचेंगे कि नहीं ये आपका जो है गलत भेजा, इसको कुछ नहीं आता। अरे किसी को कुछ नहीं आता इसलिए आकर के यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रैक्टिस करने के लिए, करेक्ट। तो आप ऐसा कुछ मत समझिए, है ना, क्योंकि आपको सीखना है, फाइनली आपको रिजल्ट में आपका नाम आना है कि हाँ हमने क्वालिफाई कर लिया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कीजिए। सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ही है जो हमारे सॉल्व करते हैं, एक है मेघा प्रेरणा सिंह, एक है आपका मोहन करके है, तो ये लोग हैं जो सॉल्व करते हैं, ना, सब बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं। तो ट्राई कीजिए सारे बच्चे सॉल्व करने का, है ना, क्योंकि अच्छा लगता है हमको कि हाँ चलो हम जो पढ़ा रहे हैं वो बेनिफिशियल है। आपसे तो हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप देखिए उसको, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। तो जब एजुकेशन मिल रहा है तो उसको लेते रहिए ना, कहीं से भी एजुकेशन मिलता रहा तो इधर उधर भटकना क्या है, जो मिल रहा है उसको लेते रहिए, गेन करते रहिए, है ना। तो अभी हम लोग ये देखेंगे डेल्टा टेट्राहेड्रल वर्सेस डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, है ना, कि ऐसा क्या रीजन है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी ज़्यादा होता है, डेल्टा टेट्राहेड्रल का एनर्जी कम होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्यों होता है। क्योंकि सबसे पहले तो एक जीराडे अनजीराडे आ जाता है, जिसके कारण इसका जो है वो एक में T2G होता है, एक में आपका सिर्फ T2 और E होता है। अब देख लेते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, दोनों का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से। अगर हम टेट्राहेड्रल को बनाएंगे तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, M यहाँ पर डाल देते हैं, A, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल को बना देते हैं M क्या है, सेंट्रल मेटल है, A। तो आप एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पर जितने भी है सब एक्सियल पे है ना, ये आपका एक्सियल ऑर्बिटल पे ज्यादा लोड दे रहा है। मतलब जो रिपल्शन, हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे जो रिपल्शन होगा, जिसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, जहां ज्यादा झगड़ा होगा वो हायर एनर्जी में जाएगा ना। जो रिपल्शन होगा वो यहाँ पर कहाँ होगा, जो नॉन एक्सियल है उस पे ज्यादा होगा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उस पे ज्यादा होगा। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल लिख देता हूं मैं। यहां पर कहां होगा, एक्सियल ऑर्बिटल है उस पे ज्यादा होगा। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि dx2y2 एक्सिस पे ये लिगेंड भी है, एक्सिस पे ये लिगेंड भी है। और हमारा जो डी का शेप को आप कभी नहीं भूलेंगे। जो हमने इसको CFT स्टार्ट किया था, तो CFT में हमने सबसे पहला जो है आपको ऑर्बिटल्स बताया था कि किस ऑर्बिटल का शेप क्या है, और वो शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आगे की केमिस्ट्री को समझने के लिए, स्प्लिटिंग को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सियल और नॉन एक्सियल के बारे में। तो जब भी ये एक्सियल होगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए dx2y2 और dz2। तो यानी कि जब ये रिपल्शन ज़्यादा फील कर रहा है यहाँ पे, तो वो आपका अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है। और ये इसमें ये एनर्जी कम फील कर रहा है, मतलब कि इन बिटवीन एक्सिस पे है, तो रिपल्शन जो है इसको नॉन एक्सियल में मिल रहा है, तो ये अपर में जाएगा। लेकिन फिर से जो आने वाला लिगेंड है वो इसके पॉइंटेड नहीं रहता है, क्योंकि पॉइंटेड क्या हो गया ना, कि आप मान लेते हैं कि
एक रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं हर दिन, तो आपको पता है कि गाड़ी कहाँ रुकेगी और वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई खाली मैदान में घर बना हुआ है तो आपको थोड़ा सा ढूंढना होगा, है ना। ऑटो वाला हो सकता है नहीं जाए, छोड़ करके कहे कि आप यहाँ से पैदल वहाँ तक चले जाइए। वही इसके साथ हो रहा है, क्योंकि ये इन बिटवीन है ना, और जो आने वाला लिगैंड है वो भी अगर आपका इन बिटवीन आ रहा है तो क्या होगा आपका, ये उसके जस्ट नियरर में रहता है, ना कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट एडअप करता है। पॉइंट टू पॉइंट एडअप करेगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। रिपल्शन होता है क्योंकि नियरर आता है, तो उतना ज्यादा नहीं होता है जितना ये फील करता है, क्योंकि यहां एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सियल में आपका ऑर्बिटल भी बना हुआ है और एक्सियल में वो अटैक भी करता है, जिसके कारण ये पॉइंट टू पॉइंट के कारण मतलब वो रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। अब रिपल्शन क्या होता है, जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन रहता है और जो अप इनकमिंग लिगैंड आता है वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में वो रिपल्शन होता है, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि रिपल्शन होता है तो फिर क्यों आता है ना, नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल को भरने के लिए आता है, लेकिन मेटल के पास पहले से भी तो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो तो होगा ही ना। तो इसीलिए जो ये रिपल्शन के कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा अप में चला जाता है। अगर हम यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रॉ करें तो गलत नहीं होगा। ये T2G, सॉरी ये EG और ये T2G है, तो यहाँ पर जो एक्सियल वाले वो इस पार्ट में, उसी तरह से अगर हम टेट्राहेड्रल को इसके सामने ड्रॉ करते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, है ना। यहाँ पर आपका रहेगा E और यहाँ पर रहेगा आपका T2, तो ये थोड़ा सा अप होता है आपका, ना कि बहुत ज़्यादा अप हो जाता है ना, क्योंकि ये इन बिटवीन है और मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं हो पाता है लिगैंड और आपके ऑर्बिटल में, ठीक है। इसलिए रिपल्शन थोड़ा सा होता, तो रिपल्शन है क्योंकि नॉन एक्सियल पार्ट में है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जितना एक्सियल में होता है, ठीक है। ये पहला रीज़न है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी ज़्यादा होता है टेट्राहेड्रल से। दूसरा रीज़न क्या है, इसमें देखिए सिर्फ 4 ही है ना, तो 4 ही है, जिसके कारण जो है इसका अगर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको करेंगे 4/1 और इसको करेंगे 6/1, तो 4/6 अगर आप करते हैं, मतलब सीधे सिंपली तरीके से अगर 6/4 करते हैं तो ये 3 और ये, तो ऐसे नहीं, इसको इस तरह से करना था, हमने गलत कर दिया। टेट्राहेड्रल डिवाइडेड बाय ऑक्टाहेड्रल, तो लिगैंड का नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2/3, सो 2/3 लिगैंड जो है यहाँ पर कम हो जाता है। जब 2/3 लिगैंड कम हो जाता है तो उतना रिपल्शन भी कम हो जाएगा, और उतना रिपल्शन कम हो जाएगा तो इसका एनर्जी ऑब्वियसली कम होगा। बिल्कुल वैसा ही है कि एक घर में अगर 6 लोग रह रहे हैं और एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, और अगर हम पूछेंगे कि वहाँ कितने लोग कम रह रहे हैं, तो आप कहेंगे 2/3 लोग कम रहे हैं ना, 2/3 लोग वहाँ पे कम रह रहे हैं। और जब 2/3 लोग वहाँ कम रह रहे हैं तो कम झगड़ा होगा, है ना, कम झगड़ा होगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो आपका ये है ये लेस एनर्जी में रहता है और ये आपका हायर एनर्जी में रहता है, क्योंकि यहाँ मेंबर्स ज़्यादा हैं, है ना। तो ये एक पॉइंट था जो हम डिस्कस करना चाहते थे। और भी कुछ है, हाँ, मेजरमेंट जो मैंने बताया था, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसी से आप लिंक कर सकते हैं कि डेल्टा टेट्राहेड्रल का भी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरा मेजरमेंट ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो सपोज कभी कभी फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ रहता है या कभी कभी आपका वेव नंबर में दिया हुआ रहता है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो उस चीज़ के लिए जो है, जैसे मान लेते हैं कि एक लाइट का बीम आया, ये हमारा d ऑर्बिटल है ना। यहाँ पर जो आपका है एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेके ही बना लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, टिटेनियम H2O6, और फिर इसको कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 है, तो टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3, और स्कैंडियम टिटेनियम आता है मेटल +2 स्टेट में D2, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ये D1। तो हमने D1 सिस्टम लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेवलेंथ देते हैं। जब एक एनर्जी हम लोग इसमें देंगे, मतलब एक वेवलेंथ कितना का देते हैं हम लोग, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है, हम वो लिख देता हूँ, 4926 एंगस्ट्रम का जो है एक वेवलेंथ इससे पास कराते हैं। तो होता क्या है, ये चला जाता है आपका T2G है, ये EG है, ये चला जाता है आपका अपर ये में, ठीक है। और अगर ये चला जाता है तो ही ये कलर देता है ना, अदरवाइज ये कलर नहीं देगा, क्योंकि DD ट्रांजिशन होगा। अब ये यहाँ पहुँच गया है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू है, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप हमको बताइए ये जो ट्रांजिशन हुआ इस वेवलेंथ से, तो इस वेवलेंथ को लेते हुए आप बताइए कितना किलो कैलोरी एनर्जी है इस डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का, या फिर कितना एनर्जी इसको लगा। ऑब्वियसली एक ही बात है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो भी एनर्जी इसको लगा वही इसका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू हुआ, क्योंकि यही एनर्जी है ना, यही एनर्जी गैप हुआ, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ही एनर्जी गैप हुआ।
तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए वेवलेंथ दिया हुआ है, इसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल है। ये जो दिया हुआ है इसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पर सेंटीमीटर में इसको निकालना है तो न्यू बार इक्वल टू क्या होता है 1/λ, ठीक है। तो यानी कि 1/4926 इक्वल टू कितना आएगा, हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, ये हो जाएगा आपका ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कर लीजिए इसको, क्योंकि एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 20300 पर सेंटीमीटर। तो इस फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि आपको क्वेश्चन के आंसर में या तो पर सेंटीमीटर में रह सकता है ना, या फिर अगर सपोज कि ये किलो कैलोरी में रहा या जूल में रहा, तब तो आपको एच न्यू के साथ भी, मतलब कि प्लैंक कांस्टेंट के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा और लाइट की स्पीड के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जा करके मिलेगा, है ना। अदरवाइज अगर पर सेंटीमीटर में दिया है तो सिंपली है, जो भी वेवलेंथ दिया हुआ है 1/λ कीजिए और निकाल दीजिए कि इतना पर सेंटीमीटर इसका जो है एनर्जी गैप है, ठीक है। यानी कि इतना पर सेंटीमीटर अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा और आपको एक पिक नजर आएगा। इतना पर सेंटीमीटर में इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का एक पिक आपको नजर आएगा, एब्जॉर्प्शन पिक। तो आप कहेंगे, और ये जो वैल्यू को जब नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर जो पर सेंटीमीटर रहेगा या कितने में रहेगा 20,300 पर सेंटीमीटर में ये पिक आपको दिखाएगा। इस कैलकुलेशन का मतलब वही है, वो मिल गया। अभी एक वैल्यू हम आपको देते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए 349, ये कहीं पे लिख लीजिएगा, 75 पर सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये सबके लिए फिक्स है ना। कोई भी मॉलिक्यूल हो उसका 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन को, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करने के लिए 349.75 पर सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर मोल हो जाता है ना। अब आप क्या करेंगे, इस 20,300 को डिवाइड करेंगे 349.75 से, जो भी वैल्यू आएगा उतना किलो कैलोरी में मिल गया, वो एनर्जी मिल गया। मतलब आपका सीधे तरीके से यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट और लाइट स्पीड ऑफ लाइट को नॉर्मलाइज कर दिया है और ये वैल्यू निकाल दिया है कि इतना बराबर 1 किलो कैलोरी। तो इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो आपको पूरा किलो कैलोरी मिल जाएगा। तो यानी कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू फॉर क्या है, टिटेनियम H2O6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वो वैल्यू है आपका 58 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। ये चीज है, ठीक है। ये सब में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे, ये है आपका T2G1 और Eg0। इसका कन्फिगरेशन क्या है, कभी कभी पूछ लेता है ना कि ग्राउंड स्टेट में इसका कन्फिगरेशन क्या हो गया, तो ये ग्राउंड स्टेट में हो गया। एक्साइटेड स्टेट में इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, तो T2G0 और Eg1। तो ये कन्फिगरेशन जो भी है, जो भी इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से आप निकालेंगे, है ना। इसको और भी अगर ओपन करना चाहेगा कि DXY DYZ DXZ का मतलब फॉर्म में जो है आप कन्फिगरेशन लिखिए, तो वहां भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं लिख सकते हैं। तो इतना सारा चीज जो भी मैंने शुरू में दिया था कि ये डिस्कस करूंगा, मैंने इसको डिस्कस कर लिया। अब कल के क्लास में इसको और आगे लेकर के जाएंगे, है ना। अभी हम लोग इन डेप्थ घुस गए हैं। आपको अभी आपका काम ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQs नहीं करना है। अभी बात मेरा मानिए एक बार, जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से चलिए, आपको PYQs नहीं करना है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जो है आपका गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपका गेट और CSIR के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैम में इतना हाई लेवल नहीं पूछेगा ये, ठीक है। तो जैम के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि आप गेट का भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं ना, तो ज़्यादा सीख लेंगे तो कोई हानि नहीं है ना। कम सीखने पे ही हानि होता है, ज़्यादा सीखने से कोई हानि नहीं होता है। तो आप इसको देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट रहता है मेरे ऐप में आइए और आकर के जो है आप उसमें जो है क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में उसको पूछिए। और हाँ, एक और चीज़, जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, वो आपका बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस में है। आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर परचेस नहीं करना है क्लासेस मत कीजिए, लेकिन जो भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो भी यहाँ पर आप देख के पढ़ रहे हैं, ट्राई कीजिए उसको। आप उसको एक यूनिट वाइज टेस्ट में अपियर होने का, हाफ लेंथ, फुल लेंथ, मिनी टेस्ट, ये सब में अपियर होने का, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाए, है ना। वो एकदम चीप प्राइस पे है, आप उसको जाइए, उसको आप कम से कम कर सकते हैं। और आपको एकदम बिल्कुल जो IIT जैम का विंडो है, जो गेट का विंडो है, जो CSIR का विंडो है, बिल्कुल उसी तरह से जो है आपको वहाँ पर विंडो मिलेगा। और बिल्कुल वही, जिसमें भी कैलकुलेटर परमिशेबल है वहाँ कैलकुलेटर मिलेगा, जहाँ परमिशेबल नहीं है वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन कैलकुलेटर के लिए आपको लैपटॉप से लॉगिन करना है ना,
क्योंकि लैपटॉप से लॉगिन करके अगर आप टेस्ट दे रहे हैं या डेस्कटॉप से दे रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली जो एग्जाम वेन्यू में जो फील आता है वही फीलिंग आएगा, है ना। क्योंकि आप जितना भी पढ़ लीजिए, ये भी एग्जाम आपका 3 घंटा में ही खत्म हो गया, है ना, तो आपको वैसा ही फीलिंग आएगा, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर आप स्क्रीन को छोड़ के इधर उधर भागें जीकेएम क्लासेस के ऐप में, अगर आप इधर उधर भागें स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप चीटिंग जरा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो इसी तरह से बना हुआ है, करेक्ट। तो चलिए पढ़िए, एंजॉय भी कीजिए साथ में, और केमिस्ट्री को सीखिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।